नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन में इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शादियों का सीज़न चल रहा है, हर कोई जातक कुंडली मिलान ज़रूर करता है और सबसे बड़ी गलती हम हमारे जीवन की यह कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास कोई रिश्ता आता है तो हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करते हैं। उसके गुणों के आधार पर हम रिश्ते के लिए हाँ और ना कर देते हैं। कई बार देखने पर आया है 27 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं या फिर बहुत अच्छा गुण मिलान हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है तो हम शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन फिर भी बाय फॉल्ट आगे जाकर डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। उससे बचने के लिए हमेशा आपको मैन्युअली कुंडली मिलान ज़रूर करवाना चाहिए। पिछले कई वीडियो में मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में चर्चा करी है। आज भी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एक कुंडली मिलान करके बताऊंगी जिसमें 27 गुण मिल रहे हैं, फिर भी जब मैन्युअली कुंडली मिलान किया गया तो उसको शादी के लिए बिल्कुल मना किया गया है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेपरेशन के योग बन रहे थे। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम हमारे जीवन के भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए। अर्थात सही जगह यदि आपने कुंडली मिलान करवाया है तो कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों का सुखी वैवाहिक जीवन अवश्य होगा यदि कुंडली मिलान आपका बिल्कुल सही है और परफेक्ट है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती आपको नहीं करना है कि सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान आपने कर लिया और किसी भी अच्छे रिश्ते को आपने हाथ से जाने दिया या कोई गलत डिसीजन आपने अपनी लाइफ में ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बिल्कुल प्रैक्टिकली कुंडली मिलान करके मैं आपको बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखिए ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक जातक की बर्थ डिटेल है, आप देख सकते हैं दोनों बॉय और गर्ल की बर्थ डिटेल मैंने इसमें फीड कर रखी है। यह सॉफ्टवेयर से सबसे पहले कुंडली मिलान करके मैं आपको बता रही हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या कहता है, फिर हम मैन्युअली कुंडली मिलान करेंगे। दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे तब आपको फाइनल डिसीजन में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए दोस्तों। बॉय और गर्ल की बर्थ डिटेल इसमें फीड कर रखा है। हम कुंडली मिलान करते हैं। कुंडली मिलान करते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर 27 गुण मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 में से 27 गुण सॉफ्टवेयर ने मिलान करके दिया है। बॉय और गर्ल का मंगल दोष नहीं है, इसलिए यह विवाह श्रेयस्कर है, यानी कि सॉफ्टवेयर ने इस शादी के लिए हाँ करा है। लेकिन सारी स्थितियाँ क्या होती है हम बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ। अब हम अष्टकूट मिलान देख लेते हैं। अष्टकूट मिलान में कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, आप मेरा डिटेल में यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो यह वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, अन्यथा मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है वर्ण को कंसीडर किया जाता है। वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी दोष। तो हम देख सकते हैं वर्ण को 0.0 अंक मिला है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 36 में से 36 गुण मिले, इसलिए कोई एक दो अंकों में यदि कमी हो रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका मिलना बहुत अधिक ज़रूरी। वह क्या चीज़ है डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर करती चली जाऊँगी। और वैश्य में 2 अंक मिले हैं, तारा में 1.5 अंक मिले हैं, योनि में 2.0 अंक मिले हैं, मैत्री में 0.5 अंक मिले हैं 5 में से, यानी कि इसमें गुणों में कमी हुई है, यानी कि मैत्री गुण नहीं मिल रहा है। और गण इन दोनों का मिल रहा है, 6 अंक मिले हैं। भकुट दोष नहीं है और नाड़ी दोष भी नहीं है। भकुट दोष, नाड़ी दोष भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट दोष होता है। यह भी यदि कुंडली में होता है तब भी हमारा सुखी वैवाहिक जीवन नहीं होता है। लेकिन इस कुंडली मिलान में सॉफ्टवेयर में भकुट और नाड़ी दोष नहीं है तो हम बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि वाह गुण मिल रहे हैं, अब इस रिश्ते के लिए हमें हाँ कर देनी चाहिए। और यदि बाय फॉल्ट आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर ली है तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर ली है, क्योंकि आपने मैन्युअली कुंडली मिलान नहीं करा है। अब हम जब मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है वह हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा सॉफ्टवेयर का आपको बताया है, इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या क्या कह रहा है मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करी है। अब हम देख लेते हैं कुंडली मिलान किस प्रकार से किया जाता है। अब हम मैन्युअली कुंडली मिलान कर लेते हैं। आप लोगों के लिए पूरा परफेक्ट मैंने बॉय और गर्ल की कुंडली यहाँ पर बताई है, आप देख सकते हैं। पूरा वही डेट ऑफ बर्थ डाला है,
23/7/96 9:16 PM और मुंबई और इसका ये बॉय की कुंडली बनती है, कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। आप देख सकते हैं 11 नंबर की कुंडली है तो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। चंद्र राशि यहाँ पर तुला राशि आती है और गल की कुंडली जो होती है धनु लग्न की कुंडली बनती है और चंद्र राशि यहाँ पर धनु राशि आती है। तो सबसे पहले जब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है मंगल दोष को कंसीडर करना। मंगल दोष है कि नहीं है, सबसे पहले यह देखा जाता है। तो मंगल दोष देखने के लिए हम देखते हैं मंगल की स्थिति क्या है। तो मंगल हम यहाँ देख लेते हैं। मंगल यहाँ 5वें भाव में स्थित है। कौन से भाव का मालिक है? तीसरे भाव का मालिक है और वह 10th हाउस का मालिक है। यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है, अर्थात पॉजिटिव ग्रह है और 5वें भाव में उसका प्लेसमेंट है, तो मंगल दोष नहीं है। अर्थात बॉय की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। एक गुड पॉइंट हमको मिल गया है। ये सभी सारे पॉइंट हमें ओके मिलेंगे तब हमारा परफेक्ट कुंडली मिलान होता है। अब हम गल की कुंडली में मंगल दोष देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं धनु लग्न की कुंडली है तो मंगल जो है 12वें भाव का मालिक है और 5वें भाव का मालिक है और बैठा है यहाँ पर 10th हाउस में। यहाँ पर भी मंगल योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है क्योंकि वे 5वें भाव का मालिक है इसलिए, और 10th भाव में स्थित है, अच्छी पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर भी मंगल दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मंगल पॉजिटिव ग्रह है। तो गल की कुंडली में भी मंगल दोष नहीं है। यहाँ पर हमें गुड पॉइंट मिल गया कि मंगल दोष दोनों की कुंडली में नहीं है, ओके है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि 7th हाउस की स्थिति हमको देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। 7th हाउस क्या होता है? हमारा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अर्थात दाम्पत्य सुख के लिए देखा जाता है। 7th हाउस जितना अधिक स्ट्रांग होगा हमारा मैरिड लाइफ उतना अधिक अच्छा होगा। अब हम 7वें हाउस की स्थिति देख लेते हैं। 7वें हाउस का मालिक की स्थिति का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अधिक ज़रूरी है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। मैन्युअली में जब हम सॉफ्टवेयर से जब कुंडली मिलान करते हैं तो ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं मिलान करके उसमें बताई जाती है, उसमें केवल अष्टकूट मिलान के आधार पर येस और नो किया जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि कभी भी आप जब शादी करने जा रहे हैं तो हमेशा मैन्युअली कुंडली मिलान आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके पीछे का कारण यही है कि जब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो दोनों की बॉय और गर्ल की दोनों की कुंडलियों को सामने रखकर एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को मिलान करके फाइनल डिसीजन आप तक पहुंचाया जाता है। तो हम 7th हाउस की स्थिति देख लेते हैं। 7th हाउस का मालिक बनता है सूर्य देव। सूर्य देव कहाँ पर प्लेस है? ग्रह का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन से हाउस में उसका प्लेसमेंट है? अगर वह अच्छी पोजीशन पर है तो अच्छा माना जाता है, नेगेटिव पोजीशन पर है तो नेगेटिव माना जाता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं सूर्य यहाँ पर 6ठे हाउस में स्थित है। तो 6ठे हाउस में सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए 7th हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर मिल गया है हमें, ठीक है। तो 7th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो बॉय की कुंडली में भी 7th हाउस अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह 6ठे हाउस में स्थित हो गया है। 6ठा हाउस में यदि कोई ग्रह स्थित होता है तो 7th हाउस से संबंधित जो सुख होते हैं उसको लाइफ में नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। उसके बार बार जीवन में सेपरेशन के योग बनेंगे, अर्थात डायरेक्ट यदि हम बोलें तो छोटी सी प्रॉब्लम भी उनके डाइवोर्स का कारण बन सकती है। अब गर्ल की कुंडली में हम देख लेते हैं 7th हाउस की स्थिति क्या है। तो 7th हाउस का मालिक यहाँ पर क्या बनता है? 3 नंबर राशि आता है। तो 3 नंबर होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह को वह रिप्रेजेंट करता है। तो बुध की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है। तो बुध भी 6ठे हाउस में स्थित हो गया। तो गर्ल की कुंडली में भी 7th हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है। तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोनों की कुंडली में कम से कम एक की कुंडली में 7th हाउस का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली मिलान जब हम करते हैं, दो जातक आपस में जब शादी करते हैं तो दोनों के गुण विचार सब कुछ एक जैसे होंगे, तभी हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अन्यथा जितनी अधिक भिन्नता होती रहेगी उतना ही हमारे जीवन में तनाव और परेशानियों का कारण वह बनता चला जाता है। इसलिए 7th हाउस का अच्छा होना बहुत अधिक ज़रूरी है। हमको यहाँ पता चल गया कि 7th हाउस अच्छा नहीं है दोनों की कुंडली में, तो यह एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया है कि 7th हाउस हमारे पास अच्छा नहीं आया है। अब हम देख लेते हैं चंद्र राशि। चंद्र राशि का मतलब होता है दोनों के मन आपस में कितने मिलेंगे, अर्थात उनकी पसंद नापसंद कैसी रहेगी। यदि दो जातक आपस में शादी कर रहे हैं, उनकी पसंद यदि एक जैसी रहती है तो झगड़े
होने के योग बहुत कम बन जाते हैं, तनाव होने के योग बहुत कम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की पसंद ही एक जैसी रहेगी, दोनों एक ही रास्ते पे चलेंगे, तो गृह कलेश और तनाव होना बहुत कम हो जाता है। इसलिए चंद्र राशि का मिलना बहुत अधिक ज़रूरी माना जाता है कुंडली मिलान करते समय। इस चीज़ पर बहुत स्पेशल फोकस किया जाता है कि दोनों की चंद्र राशि कितनी मिल रही है। तो हम देख लेते हैं यहाँ की बॉय की कुंभ लग्न की कुंडली है, चंद्रमा 7 नंबर राशि में स्थित है। तो 7 नंबर राशि में स्थित है चंद्रमा, मतलब उसकी तुला राशि है। अब आप बोलेंगे कि ये तुला राशि कैसे बता दी? तो आप यदि एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप मेरे पिछले सीरीज़ देखिए स्टेप बाय स्टेप, उसमें हर चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है कि चंद्र राशि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो वह हमारी चंद्र राशि होती है। तो चंद्रमा 7 नंबर राशि में स्थित है, तो तुला इसकी राशि होगी बॉय की। ठीक है, इसका राशि स्वामी कौन बनेगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, दोनों का राशि स्वामी देखना भी ज़रूरी है। अब गल की कुंडली हम देख लेते हैं। गल की कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर स्थित है? आपको दिख रहा होगा, चंद्रमा हम देख सकते हैं लग्न में स्थित है और 9 नंबर में है। तो 9 नंबर मतलब इसकी धनु राशि हुई, और इसका राशि स्वामी कौन हुआ? गुरु। तो एक का राशि स्वामी हो गया शुक्र और एक का राशि स्वामी हो गया गुरु। तो शुक्र जो है दानवों के देवता हैं, दानवों की जो टीम होती है उनके शुक्राचार्य हैं, और जो गुरु ग्रह है देवताओं की टीम के गुरु ग्रह है। तो दोनों के गुरु और शुक्र जो ग्रह हैं आपस में मित्रता नहीं है, अर्थात आपस में एंटिक पार्टी के है। सपोज करिए एक बीजेपी का है एक कांग्रेस का है, तो दोनों में शत्रुता भाव है, एंटिक पार्टी है, विरोधी पार्टी है। तो जब भी दो जातक आपस में मिलेंगे तो हमेशा लड़ाई करेंगे, गृह कलेश करेंगे, तनाव करेंगे। इसी तरीके से कुंडली मिलान में यदि दोनों के राशि स्वामी शत्रु भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो हमेशा उनके विचारों में मतभेद रहेगा। हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक छोटी सी भी यदि कोई घर की एक खुशी के कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हमें सपोज करें कोई बिग ट्रैवलिंग के लिए जाना है या कोई टूर पे जाना है, हमने हमारे पार्टनर से कहा कि हमें घूमने चलना है, इधर चलना है, बस जस्ट वो उसका विरोध करेंगे कि नहीं जाना है। इसी तरीके से कोई गर्ल ने कहा अपने हस्बैंड से कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो हस्बैंड जस्ट मना कर देगा नहीं ये करना है। तो दोनों के बहुत अधिक विचारों में मतभेद रहेगा, जिसके कारण क्या बार बार ऐसी स्थिति हमारे लाइफ में जब बार बार क्रिएट होती है तो हमारे लाइफ में बहुत अधिक तनाव क्रिएट होता है, और धीरे धीरे आगे जाकर फिर सेपरेशन के योग बन जाते हैं। क्योंकि सेपरेशन एक दिन में नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा रूप लेकर ही आखिर फाइनल डिसीजन फिर हम लेते हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है। डाइवोर्स ऐसे ही नहीं होता। तो यदि कुंडली में हमें सामने दिख रहा है वो चीज़ कि ये चीज़ें आप दोनों की विरोधाभास है, अर्थात एंटिक पार्टी है, तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाएं, हम शादी नहीं करें। जैसे रहता है ना, हमें ज्ञान हो गया है इस चीज़ का, हमें नॉलेज है इस चीज़ की, तो इस नॉलेज को आपको ज़रूर यूज़ पर स्टॉप हो जाए, हम शादी नहीं करें। जैसे रहता है ना, हमें ज्ञान हो गया है इस चीज़ का, हमें नॉलेज है इस चीज़ की, तो इस नॉलेज को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए दोस्तों। तो दोनों की चंद्र राशि शत्रु राशि है, तो बॉय की और गर्ल की दोनों की चंद्र राशि आपस में नहीं मिलती है, तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कारक ग्रह। कारक ग्रह के लिए बॉय की कुंडली में हमें शुक्र की स्थिति को देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। शुक्र कौन है? उसकी पत्नी का कारक ग्रह है। ठीक है, और गर्ल की कुंडली में हमें गुरु की स्थिति देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति हम देख लेते हैं क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर शुक्र जो है अच्छा प्लेसमेंट है, स्वयं राशि में है और 4th हाउस का मालिक है, 4th भाव में स्थित है, तो शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुड पॉइंट हमें मिला है। और गर्ल की कुंडली में गुरु की स्थिति हम देख लेते हैं। तो गुरु यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर राशि में स्थित है। तो गुरु कौन है? उसके पति का कारक ग्रह है। तो गुरु जो है 10 नंबर राशि में हम जानते हैं कि नीच राशि में वह होता है, तो गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो गुरु और शुक्र की स्थिति भी यदि हम देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट हमारे गर्ल के लिए मिला है कि गुरु की स्थिति हमें अच्छी नहीं मिली है। तो जब हम मैनुअली कुंडली यहाँ पर हम देख रहे हैं हर चीज़ों को, तो हमें सभी पॉइंट गुड नहीं मिले हैं, अर्थात मंगल दोष तो एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि मंगल दोष नहीं है, लेकिन 7th हाउस दोनों का अच्छा नहीं है, दोनों की चंद्र राशि भी शत्रु है। तो इसलिए जब कितने ही गुण मिलान हो जाए, जो कि हमने 27 गुण देखे थे 36 में से, जो पूरे मैंने आपको बताए थे
तो कितने ही गुण मिलान हो जाए, लेकिन अगर मैन्युअली कुंडली मिलान आपका नहीं होता है, कोई भी एक पॉइंट हमारा मिस होता है, तो वह शादी जो होती है वह अच्छी नहीं मानी जाती है और उसमें सेपरेशन के योग बन जाते हैं, डाइवोर्स के योग बन जाते हैं। और इन दोनों की कुंडली में तो साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो 7वें भाव का मालिक है वो 6ठे भाव में बैठा है। जब भी ऐसी स्थिति हमारी कुंडली में होती है कि 7th हाउस का मालिक 6ठे में बैठा है, तो हमारे जीवन में 100% सेपरेशन के योग बन जाते हैं। 99% ऐसी कुंडलियों में मैंने देखा है। बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण मैं करती हूँ, तो ये मेरे अनुभव से मैं कह रही हूँ। तो दोनों की कुंडली में ऐसी योग है। अब सपोज करो बाय फॉल्ट ये दोनों अगर सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके शादी कर लेते, तो ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जो है बहुत गलत ले लेते। फिर दोनों की लाइफ स्पॉइल होती और फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो हमारे दो परिवार भी आपस में जुड़ते हैं, हमारा पूरा जीवन जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। स्पेशल लड़की का जीवन तो बहुत अधिक चेंज हो जाता है शादी के बाद। तो अब जैसे ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। और अब इसके आगे जब हमारे पास ऐसे नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं तो यहीं पर हम स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि गुण मिलान भी अच्छे हैं, सभी चीज़ें हमें गुण मिल रही है, यानी कि मंगल दोष भी है, 7th हाउस भी है, चंद्र राशि कारक ग्रह सब ओके। लेकिन उसके बाद भी एक डीप स्टडी और की जाती है ताकि कोई भी गुंजाइश नहीं की जाए, कोई भी गलती नहीं की जाए, क्योंकि यह गलती जीवन में कभी नहीं बदली जा सकती फिर। क्योंकि आपको ही पता है जब डाइवोर्स होते हैं तो 10-10 साल निकल जाते हैं डाइवोर्स होने में भी कई बार, और लोगों की ज़िंदगियां खराब होती है। इसलिए उसके बाद की स्टडी होती है नवमांश में ग्रह की स्थिति देखना, नवमांश में 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, और दशा हमारे फेवरेबल चल रही है कि नहीं चल रही है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करे कि कुंडली मिलान बिल्कुल परफेक्ट हो गया और दशा अगर हमारे 6th हाउस की चल गई, 6ठे हाउस की दशा चल गई, तो भी वो नेगेटिव पॉइंट हमें मिलता है। उस स्थिति में भी हमें शादी उस जातक से नहीं करना है। और उसके अलावा यदि किसी नक्षत्र किसी दशा में कोई नक्षत्र के रूप में भी 6ठा हाउस एक्टिव है, तो शादी होने के योग भी नहीं बन पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर एक फाइनल रिपोर्ट आप लोगों के लिए तैयार करके दी जाती है। तो ये एक प्रैक्टिकली मैंने करके बताया है ताकि आपको नॉलेज हो सके। आप भी यदि एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको ज्ञान हो सके कि हाँ, कुंडली मिलान करते समय हमें क्या क्या पॉइंटों को मद्देनज़र रखते हुए फाइनल डिसीजन हमारी लाइफ में हमें लेना चाहिए। कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करें दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। डिटेल में और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आपने मेरे पिछली वीडियो है इसके बारे में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रखी है कुंडली मिलान टॉपिक के ऊपर। यह एक मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली करके आपको बताया है ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना है ताकि यह नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब पर आजकल बहुत सारा मिथ जनरेट हो चुका है, क्योंकि YouTube पर आजकल आप देख चुके हैं इतने सारा भ्रम पैदा हो गया है कि कोई भी जातक फाइनल डिसीज़न लेने में कंफ्यूज हो जाता है, उसे एक अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसलिए आप ये जो प्योर ज्ञान मैंने ज्योतिष का दिया है, इसके माध्यम से हम हर चीज़ जान सकते हैं। यही एक्चुअल ज्ञान है, ना कि उपाय जो हम बताते हैं ऐसा कर लो ये कर लो, उनसे इतना कुछ नहीं होता। अगर आपने सही डिसीजन लिया अपनी लाइफ में तो आपका जीवन बहुत अधिक अच्छा होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है ताकि ये वीडियो आगे बढ़ सके, यह ज्ञान हर जातक के पास पहुँच सके। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।